हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आगे हम लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री टॉपिक रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आते हैं हम सबसे पहले इस टॉपिक के जनरल इंट्रोडक्शन पे। हेनरी बेक्यूरेल हेनरी बेक्यूरेल जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट अपने आप से रेडिएशन एमिट कर रहे थे। क्या? कुछ एलिमेंट अपने आप से रेडिएशन एमिट कर रहे थे, तो उस फिनोमिनन को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो हम उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि कुछ जो एलिमेंट्स थे वो रेडिएशन शो कर रहे थे, तो अब जो एलिमेंट्स रेडिएशन शो करेंगे हम उसको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बाद में यही रेडियो एक्टिविटी से कुछ चीज़ें डेवलप की। आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने किया, मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी और फ्रेडरिक सोडी ने। अब हम आगे देखते हैं। और फिर बाद में देखा गया कि तीन तरह की रेज, 3 टाइप्स ऑफ रेज रेडिएशन एमिट करती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज एंड थर्ड वन इज गामा रेज एमिट होती है इन एलिमेंट से। फिर रदरफोर्ड ने क्या खोजा कि अल्फा रेस के पास बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, जिनमें 2 यूनिट्स के पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट्स के एटॉमिक मास है। तब समझ में आया ये एलिमेंट जो था वो हीलियम है। तो कैसे समझ में आया? जब अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है तब हीलियम गैस निकलती है। तो इससे समझ में आया कि ये एलिमेंट जो है वो हीलियम है। और बीटा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और जो गामा रेज होती है वो बहुत हाई रेडिएशन एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा रेज, क्योंकि बीटा रेज की 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा रेज। इसी तरीके से जो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा रेज। और जो वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, पेनिट्रेटिंग, इसका मीन्स होता है अपना रास्ता खुद बना सकती हैं कभी भी एंटर या पास होने के लिए। कुछ रेज अपना रास्ता खुद बना सकती हैं कहीं भी पास होने के लिए या एंटर होने के लिए। For entering anywhere, they make their own path. इतना समझ में आया? तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ये मॉडल अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत ही फेमस मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स हंस गीगर एंड अर्न्स्ट मार्टिन ने बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल का बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल पर। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया, और इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और फिर इसके बीच में एक लेड की प्लेट ली गई, लेड प्लेट। यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल और ये रहा हमारा फ्लोरेसेंट की पतली सी फोटोग्राफिक प्लेट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स थे। फिर उस बॉक्स में उन्होंने क्या कर दिया?
होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स थे बहुत ही हाई एनर्जी के साथ फ्लो होने लगे। कैसे? बहुत ही हाई एनर्जी के साथ फ्लो होने लगे। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स थे सबसे पहले एक लेड प्लेट में जाके स्ट्राइक करने लगे। फिर स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस लगभग 100 nm थी, 100 नैनोमीटर थी। फिर वहाँ पर एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। क्योंकि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्राइक होता तो वहाँ पर एक फ्लैश लाइट निकलती थी। जैसे कोई भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पर से एक फ्लैश लाइट निकलती जहाँ जहाँ पर स्ट्राइक करता। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लेड प्लेट क्यों लगाई गई, और अगर ना भी आ रहा हो तो आपको सोचना चाहिए कि लेड बॉक्स और लेड ही प्लेट क्यों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं, मतलब किसी मटेरियल में घुस के अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। मगर ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ लेड अल्फा पार्टिकल डिड नॉट एबल टू पेनिट्रेट, तो वो मैक्सिमम पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि जो लेड बॉक्स है, मतलब लेड जो रहता है मटेरियल, वो उसमें क्या रहता है, अल्फा पार्टिकल डिड नॉट एबल टू पेनिट्रेट, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी रहती है, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। अब जो रदरफर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसको रदरफर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ये थिन गोल्ड फॉइल है, अब क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आराम से पास हो पा रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जब ये गोल्ड फॉइल, मान लो ये गोल्ड फॉइल और ये है अल्फा पार्टिकल्स, बिना कोई किसी डिफ्लेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आसानी से पास हो पा रहे थे, और कई सारे डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। कैसे? कुछ इधर जा रहे थे, कुछ इस बिल्कुल ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो पा रहे थे। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द गोल्ड फॉइल। जो एक्सपेरिमेंट था वो हो चुका था, तो जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ गई थी? द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। तो जो मास था वो पूरे एटम में इवनली स्प्रेड होना था। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? अल्फा पार्टिकल हैड इनफ एनर्जी टू पास थ्रू सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी थी कि वो आराम से पास हो जाए उस मास के थ्रू। और जो तीसरी चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। द पार्टिकल्स वुड गो स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल्स एज दे पास थ्रू द फॉइल। मतलब जो पार्टिकल्स थे वो स्लो डाउन हो गए, मतलब अपनी जो बहुत ही हाई स्पीड से जा रहे थे लेकिन वो बहुत ही स्लो डाउन हो गए और अपना डायरेक्शन बहुत ही स्मॉल एंगल से पास होने लगे और चेंज करने लगे। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन
बाय थॉमसन की पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट किए जा रहे थे। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कुछ पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक और डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्रीज। इतना समझ में आया तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। मोस्ट ऑफ द अल्फा particles pass through the gold foil undeflected। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी, a small fraction of the alpha particle was deflected by small angles। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, अ वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 मतलब 20,000 में से एक क्या हो रहा था, बाउंस बैक, मतलब जहां से आया था उसी तरफ बैक होने लगा। दैट इज वर डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्रीज। मतलब कैसा था, इस टाइप जैसे आया उसी डायरेक्शन में वापस डिफ्लेक्ट हो गया वो। अब इसी बात को देखते देखते जो क्या बोलते रदरफोर्ड थे, उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा की गई थी, थॉमसन की। लेकिन अब रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाला। पहला कंक्लूजन क्या था कि काफ़ी जगह एटम की खाली थी, तभी अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहे थे। जो सेकेंड कंक्लूजन था वो था कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं रिपल्सिव फोर्स की वजह से शो हो रहा था, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं थे, और जो पॉजिटिवली चार्ज था वो बहुत ही छोटी जगह पर सीमित था, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहे थे या डिफ्लेक्शन हो रहा था पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। तो जो थर्ड कंक्लूजन था वो रदरफोर्ड की कैलकुलेशंस के द्वारा, तो जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल की तरह है, और जो रेडियस है एटम का वो यहाँ पर किसकी तरह है, वो यहाँ पर एक 5 किलोमीटर क्रिकेट ग्राउंड की तरह है, या फिर कोई भी ग्राउंड की तरह है, जिसका क्या बोलते हैं साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो रेडियस ऑफ एन एटम है उसकी पावर क्या है 10⁻⁻10 मीटर्स। अब ये सब देखने के बाद जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ें अब अपने रदरफोर्ड मॉडल की तरफ बताई। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऐसे भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो थी, जो पॉजिटिव चार्ज था वो, और जो एटम का मास था वो डेंसली कंसंट्रेट था किसी स्मॉल रीजन पे वो कॉन्सेंट्रेटेड था। अब दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो वो जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन था उसको कह दिए न्यूक्लियस। किसके द्वारा कहा गया, रदरफोर्ड के द्वारा। और जो न्यूक्लियस था उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे बहुत ही हाई सर्कुलर पाथ से, ऐसे मूव कर रहे थे एक सर्कुलर पाथ से, बहुत ही हाई स्पीड में थे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ऐसे। तो ये जो सर्कुलर पाथ इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। फिर रदरफोर्ड ने क्या बताया, जैसे कि सोलर सिस्टम में ये सेंटर पे जो हो गया वो सन है, और जो उसकी आसपास मतलब उसके सराउंड में घूम रहे हैं तो वो प्लैनेट्स होते हैं।
प्लैनेट्स होते हैं। एक ऑर्बिट में जैसे प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही रदरफर्ड ने बताया कि ये जो हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लैनेट्स हैं, और जो सन है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं मतलब प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब जो थर्ड बात थी उसको क्या था, वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर held together by electrostatic forces of attraction। मतलब इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस था वो एक दूसरे के साथ किस वजह से बंधे हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।